नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताजा खबरें, तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। ISI और पाक की नई साजिश, स्थानीय गैंगस्टरों को सौंप रहे भारत हमले की जिम्मेदारी। तो दोस्तों, भारत में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के सामने अपराध की एक नई प्रवृत्ति सामने आई है। दरअसल भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण पाकिस्तान की ISI और उनके आतंकी संगठन भारत में किसी हमले को अंजाम देने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब ISI और आतंकी संगठन स्थानीय गैंगस्टरों को हमले की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ की खुफिया इकाई ने सभी खुफिया एजेंसी इकाइयों को आतंकवादियों और बदमाशों के बीच गठजोड़ और स्थानीय कनेक्शन के संबंध में सतर्क किया। कुछ गैंगस्टर के नाम देते हुए इंटेलिजेंस विंग ने अन्य इकाइयों को सतर्क किया है कि ISI और आतंकी संगठन इन गैंगस्टरों के संपर्क में है और उन्हें भारत में हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मा सौंप रहे हैं। वहीं इनमें से कुछ गैंगस्टर फरार है, जबकि कुछ जेलों में बंद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दावा किया है कि ऐसी संभावना है कि ISI इन संस्थानीय लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली गैंगस्टरों के संपर्क करने की कोशिश कर सकती है या इनके संपर्क में है। कुछ दिन पहले जारी अलर्ट में केंद्रीय खुफिया एजेंसी की पंजाब इकाई ने अलर्ट किया था कि ISI और अन्य आतंकी संगठनों ने कुछ नेताओं को निशाना बनाने के लिए 5 बदमाशों को काम सौंपा था। फिलहाल 5 में से 2 गैंगस्टर फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जबकि अन्य 3 पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद है। ये गैंगस्टर दर्जनों हत्याओं, डकैती, नशीले पदार्थ के मामले में और जेलों से रैकेट चलाने में शामिल है। संस्थानीय पुलिस को ऐसे संस्थानीय बदमाशों पर नजर रखने और जेल में रहने पर भी उनके कार्यों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी के अनुसार इस नई रणनीति के पीछे कारण यह है कि ISI की रीढ़ की हड्डी जो संस्थानीय स्लीपर सेल है, लगभग समाप्त हो गई है या काम करने से इनकार कर रही है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने का डर है। इसके अलावा संस्थानीय स्लीपर सेल को नियंत्रित करने के लिए शायद ही कोई शीर्ष स्तर का कमांडर है। संस्थानीय गैंगस्टर आसानी से सामग्री एकत्र कर सकते हैं और राज्यों में हमले को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए आतंकवादी संगठन अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के लिए उनकी ओर से रुख कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली और मुख्य बड़ी खबर की ओर। पाक नहीं आ रहा बाज, जम्मू कश्मीर में LOC पर किया मोटारा से हमला, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार दोपहर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने आज दोपहर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सोमवार दोपहर लगभग 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। यहां पाकिस्तानी सेना की ओर से मोटारा के साथ छोटे हथियारों से भी गोलीबारी की गई। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली और बड़ी मुख्य खबर की ओर। GST ने आम उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, कम हुआ टैक्स का बोझ और करदाताओं की संख्या में बढ़कर हुई 1.24 करोड़ की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि माल एवं सेवा कर की वजह से टैक्स की दर घटी है और इसने अनुपालन बढ़ाने में भी मदद की है। इसके अलावा GST की वजह से करदाताओं की संख्या भी दोगुनी होकर 1.24 करोड़ हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर मंत्रालय ने कहा कि GST से पहले लोगों को एक ही वस्तु या सेवा के लिए वैट, एक्साइज, सेल टैक्स और अन्य करों का भुगतान करना होता है और इसके प्रभाव से टैक्स की मानक दर 31% तक थी। मंत्रालय ने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि GST उपभोक्ता और करदाता दोनों के लिए अनुकूल है। GST से पहले उच्च कर की दर की वजह से कर भुगतान से लोग बचते थे। GST के तहत कम दरों की वजह से कर अनुपालन में वृद्धि हुई है। जब GST को लागू किया गया तब इसके तहत कवर होने वाले करदाताओं की संख्या 65 लाख थी। अब इसका करदाता आधार बढ़कर 1.24 करोड़ हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली और मुख्य खबर की ओर। सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी, इस्तीफा नामंजूर। तो दोस्तों, सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी रहेगी। आज हुई CWC की बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी तब तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी रहेगी जब तक अखिल भारत कांग्रेस कमेटी में चुनाव नहीं हो जाते हैं। सूत्रों में कांग्रेस कार्य समिति ने सोनिया गांधी के त्याग पत्र के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोमवार को पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और पार्टी के कई नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार CWC की बैठक आरंभ होने के बाद सोनिया ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अब काम नहीं करना चाहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी और मुख्य खबर की ओर। सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी। तो दोस्तों कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है। अब लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट आदि जैसे महत्वपूर्ण कागजातों को रिन्यू करवाने के लिए सरकार ने राहत दे दी है। अब इन कागजातों की वैधता अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की बड़ी और अगली मुख्य खबर की ओर। JEE और नीट परीक्षा स्थगित करने को लेकर आदित्य ठाकरे ने PM मोदी को लिखा पत्र। तो दोस्तों शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण विभिन्न संकायों की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के फैसले से संबंधित मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने परीक्षाओं के आयोजन से छात्रों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर जोखिम की और बात कही है। आदित्य ने इस मामले पर निजी तौर पर दखल देने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विभिन्न स्ट्रीम्स की प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के कारण देश भर के छात्रों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। इस संबंध में उनसे निजी तौर पर दखल देने का आग्रह किया है। अपने ट्वीट के साथ आदित्य ने PM को एक पत्र भी संलग्न किया है, मतलब जिन्हें JEE मेंस और नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी और मुख्य खबर की ओर। जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवाएं, अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय जारी कर सकता है निर्देश। तो दोस्तों मेट्रो सेवाओं का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय मेट्रो सेवाएं शुरू करने के लिए निर्देश कर सकता है। इससे पहले दिल्ली के कार्यकारी निर्देशक ने कहा है कि उनको बस सरकार के आदेश का इंतजार है। जब भी आदेश आ जाएगा हम मेट्रो चलाने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के कारण PM मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था, जिसके बाद से ही मेट्रो सेवा बंद कर दी गई थी। दिल्ली NCR में लाखों लोग हर रोज मेट्रो में सफर करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ मानो थम सा गया है। तो दोस्तों दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाज़त अब मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाज़त अब मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। कोरोना के कारण दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कई प्रोजेक्ट काफ़ी लेट हो गए हैं। प्रोजेक्ट में देरी मेट्रो के लिए बहुत बड़ा बोझ बन रही है। दूसरी तरफ संचालन नहीं होने के कारण दिल्ली मेट्रो को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मौसम विभाग के समाचार की ओर। पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। तो दोस्तों कोलकाता मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 3 दिनों में राज्य में गंगा नदी के मैदानी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि कम दबाव के क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में और गहरा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिणी 24 परगना, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, बांकुरा और बीरभूम झीलों में सोमवार से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गंगा के अन्य मैदानी हिस्से में गरज के साथ बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मछुआरों को अगले 3 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण पहले से ही क्षेत्र की कई नदियां उफान पर है और तटीय जिलों में रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से घिरे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 4,677 नए मामले सामने आए। अभी तक 2,987 लोगों की हो चुकी है मौत। तो दोस्तों राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने सोमवार को बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,677 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 63 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना वायरस से लखनऊ में 749, कानपुर में 266, प्रयागराज में 198 और गोरखपुर में 198 नए मामले सामने आए हैं। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 1,92,382 लोगों कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब तक प्रदेश में कुल 2,987 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। 49,288 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,40,107 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 72.82 हो गया है। अब तक प्रदेश में 62,744 कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं, जिनकी सहायता से अब तक लगभग 6,75,000 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूर्व सक्रियता से चलाने वाले तथा एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ तथा कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि इन जनपदों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर बल देने का निर्देश भी दिए गए हैं। जिन शहर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या कम है, वहाँ जिलाधिकारियों को कहा है कि डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।